बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी है? द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ए बाउंसिंग बॉल ऑन ए फ्लोर। तो इनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। Second, if the mass of the bob of the pendulum is increased by a factor of 3, the period of the pendulum's motion will be। यानी कि हम क्या करें कि अगर हम मास इंक्रीज कर दें बॉब का 3 टाइम्स तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर ये होगा कि वो टाइम पीरियड सेम रहता है। उसकी रीज़न क्या है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो मास पे डिपेंड नहीं करता। पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला T=2π√L/g है, मास पे डिपेंड नहीं करता। इस वजह से मास इंक्रीज करें या डिक्रीज करें जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए से ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हेलिकल स्प्रिंग है। हमने टॉपिक्स में भी पढ़ा है कि हेलिकल स्प्रिंग के ज़रिए से लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, वेव ट्रांसफ़र। वेव इनमें से क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती है? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। तो वेव बेसिकली एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र का कौन सा मेथड है इनमें से? तो ये तमाम मेथड एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन, ये सब क्या हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र करने के मेथड्स हैं। 6, इन ए वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड। आंसर होगा इसका। इसकी रीज़न क्या है कि वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, सिर्फ स्पीड जो है वो सेम रहेगी। 7, ए लार्ज रिपल टैंक विद ए वाइब्रेटर वर्किंग एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस 25 कंप्लीट वेव्स इन ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़। हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 30 हर्ट्ज है और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। डिस्टेंस ऑफ 25 कंप्लीट वेव्स कितना है? 25 कंप्लीट वेव्स का जो डिस्टेंस गिवन है वो 50 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस ऑफ 25 कंप्लीट वेव्स 50 सेंटीमीटर। हम एक कंप्लीट वेव का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 50 को डिवाइड कर देंगे 25 से, वो 2 सेंटीमीटर आ जाता है। इसके बाद हम वेलोसिटी का फार्मूला V=F लैम्डा पुट करते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज और लैम्डा वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर जो अभी फाइंड की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड जहाँ पे आएगा। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंट है बाकियों की निस्बत? वो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि स्पीड, फ्रीक्वेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, जो बाकियों पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। एम्पलीट्यूड ना वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा होता है, ना स्पीड पे और ना वेवलेंथ पे। ये बेसिकली जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उस वाइब्रेटिंग बॉडी को हम कितना ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी मेन पोजीशन से, ये उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। नाइन्थ है द रिलेशन बिटवीन V/F एंड लैम्डा ऑफ द वेव इज। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है V=F लैम्डा, तो वो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। अब हम इसके रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आपके ये रिव्यू क्वेश्चंस पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं तो आपने इनका शॉर्ट आंसर लिखना होता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आएँ तो आपने इनका आंसर लॉन्ग लिखना होता है। लॉन्ग टॉपिक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, यहाँ पे जस्ट शॉर्ट आंसर्स इनके बयान करूँगा।
तो इसका आंसर क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए टू एंड फ्रो मोशन in which acceleration of the body is directly proportional to the displacement of body from the mean position and is always directed towards the mean position. जस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखी गई है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? एक टू एंड फ्रो मोशन है जिसमें बॉडी एक्सेलरेट करती है और उसका एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और ये एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा। कंडीशंस क्या होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने के लिए? फर्स्ट, देयर मस्ट बी एन इलास्टिक फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एक इलास्टिक फोर्स सिस्टम के ऊपर एक्ट करनी चाहिए, तब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होगी। दूसरा, द सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। इनर्शिया होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होगी। ये हम टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि ये चीज़ें कैसे ज़रूरी होती हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स displacement and is always directed to mean position, that is a directly proportional to minus x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के और ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स इन एवरीडे लाइफ ऑफ मोशन दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ ऐसी एग्जांपल्स बतानी हैं डेली लाइफ से जिनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रही हो। सबसे पहली एग्जांपल, मोशन ऑफ ए बॉडी अटैच टू द एंड्स ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। एक स्प्रिंग क्या कि एक एंड पे एक बॉडी अटैच कर दी जाए और उसको ऑसिलेट किया जाए। दूसरा, मोशन ऑफ द बॉब इन ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टॉपिक हमने पूरा डिस्कस किया, तो ये एग्जांपल भी क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। मोशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिप। एक इलास्टिक स्ट्रिप जैसे कि हमारे पास स्केल होता है, उसको भी अगर हम ऑसिलेट करें तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मोशन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स की जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। मोशन ऑफ वायर ऑफ ए गिटार। गिटार की जो वायर की मोशन होती है वो भी टू एंड फ्रो मोशन होती है अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस, तो इस वजह से उसको भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, what are damped oscillations? How damping progressively reduces the amplitude of the oscillation? ये टॉपिक हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जस्ट डैम्प्ड ऑसिलेशंस की डेफिनेशन सबसे पहले कि ऑसिलेशंस ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस किसी भी सिस्टम की जबकि एक रेजिस्टिव फोर्स वहाँ मौजूद हो, जो वो रेजिस्टिव फोर्स जो उसकी ऑसिलेशंस पे इफेक्ट कर रही है, उसको क्या कहेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहेंगे। डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। कैसे रिड्यूस करती है ऑसिलेशंस को? प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन रिटार्ड्स मोशन। प्रैक्टिकली जितने भी हमारे पास सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे जो फोर्स है वो ऑसिलेशंस को स्टॉप कर रही होती है। सो सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इनडेफिनेटली। तो सिस्टम ऑसिलेट इनफाइनाइटली नहीं करता, वो कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप हो जाता है। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासेज एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। तो जो फ्रिक्शन होती है वो रिड्यूस करती है मैकेनिकल एनर्जी को, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को जो टाइम पास करता है, एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। उस वक्त जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं कि वो डैम्प्ड हो चुकी है, यानी कि उस पर डैम्प्ड ऑसिलेशंस का जो प्रोसेस है वो फुलफिल हो चुका है। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। फोर्थ क्वेश्चन है, how can you define the term wave? Elaborate the difference between mechanical and electromagnetic waves. Give example of each. कि वेव क्या होती है और इसकी जो दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल बयान करनी है। तो सबसे पहले वेव की डेफिनेशन, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. वेव की सिंपल सी डेफिनेशन है कि वेव क्या होती है? किसी भी मीडियम में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है तो उस वक्त वेव प्रोड्यूस होगी, और वो डिस्टर्बेंस क्या करती है कि उस मीडियम के पार्टिकल्स को एक मीन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मोशन पे मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से वेव प्रोड्यूस होती है। मैकेनिकल वेव्स, waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. ऐसी waves जिनको प्रोपिगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हैं? एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves.
ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या हैं? एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडियो वेव्स एंड टेलीविजन वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में डिफरेंस बताना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही होती है उसी डायरेक्शन में। एग्जाम्पल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल। एक टेबल और उसके ऊपर एक स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टली उस पर प्लेस है, तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। फिक्स वन एंड ऑफ द स्प्रिंग विद ए रिजिड सपोर्ट एंड होल्ड एन अदर एंड इनटू योर हैंड। उस स्प्रिंग का एक एंड हमने एक रिजिड सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर दी और दूसरी साइड से हमने क्या किया कि उसको हाथ से पकड़ा। नाउ गिव इट अ रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? पुश एंड पुल प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। दूसरा ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में जो उस मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही होती है उसके। यानी कि अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है वेव की, तो जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होंगे वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होंगे। एग्जांपल इसकी क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ रोप। रोप की मदद से हम ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हम डिटेल लेक्चर में पहले देख भी चुके हैं विद एग्जांपल्स। फिक्स वन एंड ऑफ द रोप विद ए रिजिड सपोर्ट एंड होल्ड एन अदर एंड इनटू योर हैंड। नाउ मूव इट अप एंड डाउन क्विकली। यानी कि एक रस्सी लेकर उसका एक सिरा किसी मजबूत जगह पे बांध दिया और दूसरा सिरा हम अपने हाथ में लेकर उसको अप एंड डाउन मूव करते हैं, तो उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ट्रांसवर्स वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड ए वेव लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। लेवल अ क्रस्ट एंड ट्रफ ऑन द वेव। कि हमने एक वेव ड्रॉ करनी है जिसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर हो और वेव लेंथ 4 सेंटीमीटर हो और उसको लेवल करना है, यानी कि उसमें क्रस्ट और ट्रफ भी दिखाए गए हों। तो ये हमने एक वेव ड्रॉ किया है, ये उसका ओरिजिन है और वेव ड्रॉ किया है। एम्पलीट्यूड होता है मेन पोजीशन से मैक्सिमम क्रस्ट या ट्रफ तक का डिस्टेंस। तो मतलब मैक्सिमम पार्टिकल्स ने जितना ऑसिलेट किया है, तो मेन पोजीशन से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। जैसा कि यहाँ पे कहा था कि एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। और वेव लेंथ होती है कि एक वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है कंप्लीट होने में। तो जहाँ से वेव स्टार्ट हुई और ये कंप्लीट वेव यहाँ पर हुई, यानी कि 2 कंसेक्टिव क्रेस्ट या 2 कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको वेव लेंथ कहते हैं। तो वो 4 सेंटीमीटर है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था। और ये क्रस्ट वेव से अप पार्टिकल्स और डाउन पार्टिकल्स ट्रफ हाईएस्ट पार्टिकल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.7, ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए वेव। राइट ए फार्मूला रिलेटिंग स्पीड ऑफ ए वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। इसको डिटेल में हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, दोबारा अब इस रिलेशन को हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं कि वेव हैज़ ए स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। वेव उसकी स्पेसिफिक एक वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से वो वेव ट्रैवल कर रही है उसका फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। जनरल फार्मूला है वेलोसिटी का, v इक्वल टू डी बाई टी आ जाएगा। इफ टाइम टेकन बाई द वेव इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड t, then the distance covered by the wave will be equal to one wavelength lambda। यानी कि टाइम टेकन जो वेव से है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल होने में, उसको हम टाइम पीरियड कैपिटल टी का नाम दें, और इसी तरह जो डिस्टेंस वो कवर करे वेव उसको हम लैम्डा का नाम दें। तो ये वाली इक्वेशन डी की जगह पे लैम्डा आ जाएगा वेव लेंथ, और टी की जगह पे कैपिटल टी टाइम पीरियड आ जाएगा। v इक्वल टू लैम्डा बाई टी हो जाएगा। टाइम पीरियड t इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। जो टाइम पीरियड है वो t इक्वल टू 1/f है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो हम t की जगह पे 1/f पुट कर देंगे। v इक्वल टू लैम्डा ओवर 1/f। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v इक्वल टू f लैम्डा आ जाता है। ये वो रिलेशन है जो हमने ड्राइव करना था।
Next question 8. Waves are the means of energy transfer without transfer of matter. Justify the statement with the help of a simple experiment. कि waves क्या हैं? Means of energy हैं without transfer of matter. Matter transfer नहीं करती waves, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं. इसको हमने एक्सपेरिमेंट की मदद से परफॉर्म करना है प्रॉपर. तो हम क्या करते हैं? वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स. इसको आप एक्सपेरिमेंट की मदद से देखते हैं. ड्रॉप स्टोन इनटू पाउंड ऑफ वाटर. हमने एक पाउंड में एक स्टोन गिराया. वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड विल ट्रैवल आउटवर्ड्स. तो जहाँ पे हमने पत्थर फेंका है उससे आउटवर्ड क्या होंगी? वेव्स जनरेट होंगी. प्लेस ए कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन. कुछ डिस्टेंस पे हमने क्या किया? एक कॉर्क रखा जो पानी पे तैर रहा है. व्हेन वेव्स रीच द कॉर्क, जब वो वेव्स कॉर्क तक पहुंचती हैं, इट विल मूव अप एंड डाउन अलोंग विद द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स. तो वो क्या करेगा कि वो जो कॉर्क है वो अप एंड डाउन मूव करने लग जाएगा वाटर के पार्टिकल्स के साथ साथ, बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव. अब वो जो अप एंड डाउन मूव कर रहा है उसको जो एनर्जी मिली वो वाटर वेव्स की वजह से मिली है. दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर. यानी कि मैटर ट्रांसफ़र किए बगैर उसने क्या किया? वाटर ने अपनी एनर्जी जो थी वो कॉर्क को प्रोवाइड की, जिसकी वजह से कॉर्क अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो गया. क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स विद रेफरेंस टू रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट. इनको हमने डिफाइन करना है, इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है रिपल टैंक का रेफरेंस देते हुए. तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन है. प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक. द वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर. रिपल टैंक में हम एक बैरियर रखेंगे तो वाटर वेव्स वहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी. बैरियर को अगर हम किसी एंगल पे रखें, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही है उस डायरेक्शन से कुछ एंगल पे हम बैरियर रखें, तो वाटर वेव्स जो रिफ्लेक्ट करेंगी हम ये देखेंगे कि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रही होती हैं. यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे. तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, they bounce back into the first medium such that angle of incidence is equal to angle of reflection. ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को भी प्रॉपर डिटेल में पहले हम टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं. इसी तरह रिफ्लेक्शन है. द स्पीड ऑफ ए वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर. जो स्पीड होती है वाटर की वो डेप्थ पे डिपेंड कर रही होती है. इफ़ ए ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन द रिपल टैंक, अगर ब्लॉक को सबमर्ज कर दिया जाए रिपल टैंक में तो उससे क्या होता है? डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शॉलर ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर. तो वहाँ पे जो डेप्थ होगी वो मतलब जिस जगह पे ब्लॉक है वहाँ पे पानी कम गहरा होगा और बाकी हिस्से में पानी ज़्यादा गहरा होगा. व्हेन वाटर वेव्स इंटर द रीजन ऑफ शॉलर वाटर देन वेवलेंथ डिक्रीजेज. जब वाटर वेव्स ट्रैवल करती हुई उस शॉलर रीजन में जाएंगी तो वेवलेंथ उनकी डिक्रीज़ कर जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सेम रहेगी. क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है. फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट सच दैट द बाउंड्री बिटवीन द डेप्थ एंड द शॉलर वाटर इज एट सम एंगल टू द वेव फ्रंट. तो रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये रिफ्रैक्शन आएगा. रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? किसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करेंगे ताकि जो बाउंड्री हो वो क्या हो? कुछ एंगल पे हो. तो उसमें हम देखते हैं, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो वेवलेंथ है वो चेंज होगी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी चेंज हो जाएगी. यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही थी वो अपना पाथ चेंज कर लेगी. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट. This change of path of water waves while passing from a region of deep water to that of shallower is called the refraction, which is defined as, यानी कि ये जो वेव प्रोपेगेट होगी एक पाथ से दूसरे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है. यहाँ पे बेसिकली मीडियम एक ही है, सिर्फ ये है कि डीप वाटर से शॉलर वाटर की में एंटर होती है. तो क्या इफेक्ट होता है? व्हेन वेव्स फ्रॉम वन मीडियम एंटर इन द सेकंड मीडियम at some angle their direction of travel may changes. तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. डायफ्रैक्शन क्या है? जनरेट प्लेन वेव्स इन ए रिपल टैंक.
plane waves generated in ripple tank में and place two obstacles in line in such a way that the separation between them is equal to the wavelength of water waves. और इस तरह हमने सेपरेशन की उन ऑब्स्टेकल्स के दरमियान में कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वाटर वेव्स की वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए. आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट बिटवीन द टू ऑब्स्टेकल्स, स्मॉल स्लिट से पास होने के बाद मतलब जो दो ऑब्स्टेकल्स हमने रखी थी उनके दरमियान जो स्लिट है उसमें से जब वेव पास होती है, द वेव विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न. तो वो वहाँ से क्या होगी कि जो एज थे वहाँ से वेव बेंड हो जाएगी और सेमी सर्कल शक्ल इख्तियार कर लेगी. द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. तो ये क्या आ गया, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आ गई जो ऊपर वाले हमने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से निकाली है कि बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, कि वेव्स का बेंड हो जाना या स्प्रेड हो जाना जहाँ पे शार्प एजेस हों या कॉर्नर्स हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन का नाम देते हैं. ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो आप डिटेल में पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं. वहाँ से आपको और मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा इन तीनों के दरमियान डिफरेंस. Review question. Last question at 10.10. Does increasing the frequency of a wave also increase its wavelength? If not, how are these quantities related? अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं वेव की तो क्या वेवलेंथ इंक्रीज करती है? अगर नहीं तो इनके दरमियान रिलेशन क्या है? नो, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव डिक्रीजेज द वेवलेंथ. यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो उससे वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी. क्यों? क्योंकि हमने जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन पढ़ा है, जो फार्मूला पढ़ा है वो एफ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा है. वी इक्वल टू एफ लैम्डा था तो यहाँ से एफ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के. ठीक है, तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से लैम्डा डिक्रीज होता है. और ये किस रिलेशन के तहत आपस में रिलेट कर रही हैं? दीज टू आर रिलेटेड बाय द फार्मूला वी इक्वल टू एफ लैम्डा. तो यहाँ तक हमारे रिव्यू क्वेश्चंस थे. मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. Thank you.